हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रकाश का अपवर्तन शुरू किया था और उसके पश्चात एक अच्छा खासा गैप हो गया, कुछ समस्याएं थी, अभी भी हैं पर लिटरली सॉल्व हो चुकी हैं। तो चलिए समझते हैं, अब उसी क्रम में आगे चलते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक रिकैप हो जाए ना, पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा है, रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली ये समझ लिया था कि प्रकाश के अपवर्तन का मतलब ये हुआ करता था कि जब प्रकाश कभी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगा। इस घटना को हम लोगों ने कहा था प्रकाश का अपवर्तन। फिर हमने ये समझा था कि जो माध्यम होते हैं दो प्रकार के, हमने रिलेटिवली समझा था। एक माध्यम हुआ करता था सघन माध्यम और एक माध्यम हुआ करता था विरल माध्यम। फिर आपने बताया था कि जब प्रकाश अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। इसी प्रकार हम लोगों ने देखा था कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा। ये सब बातें हमने सिद्ध किया है, मतलब अच्छे से बताया है कि क्यों ऐसा होगा, विथ लॉजिक काहे झुक जाता है, रट्टा नहीं मारना। हमने पिछली क्लास में हर एक बात विधिवत समझा दिया है। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये समझा था कि स्नेल का नियम क्या होता है। तो आपने हमें बताया था कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो यानी 1 n 2 पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश प्रवेश करेगा तो आपने बताया था आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात आएगा वो नियतांक होगा। और इसी नियतांक को अपन लोग बोला करते थे अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए, तो ये बेसिक बात थी जो हमें समझ में आ गई थी स्नेल के नियम की। फिर इसके बाद हम लोगों ने समझा था एक बात कि प्रकाश की अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या संबंध था। तो हमने कहा जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, अच्छे समझिएगा, तो इसमें हमने बताया था कि इसका मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा वो इस अपवर्तनांक के क्या होगा, बराबर। इसी प्रकार फिर हम लोगों ने ये भी समझा था, ये सारी बातें पीछे पढ़ा चुके हैं। अगर कहीं पे लिख दिया जाए WNG, इसका मतलब इसे हम क्या पढ़ेंगे हिंदी में, तो हमने कहा था ये लिखा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी जो आगे लिखा होता है उसके सापेक्ष और जो इधर बगल में लिखा होता है उसका अपवर्तनांक। तो हमने ये भी बताया था कि अगर हम सिर्फ NG लिख दें तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ निर्वात है, तो हम इसे बोले थे निर्वात के सापेक्ष G फॉर ग्लास, यानी कांच का अपवर्तनांक। तो निर्वात के सापेक्ष अगर किसी भी चीज का अपवर्तनांक लिख दिया जाए तो हम लोग उसे बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो ये बेसिक चीजें कवर हो चुकी थी। अब इसी क्रम में हमें आगे चीजों को समझना है कि इसमें और क्या क्या चीजें पढ़ी जा सकती हैं, क्या क्या समझा जा सकता है इस चैप्टर में। चलिए बातों को रिवाइज किया जाएगा, समझ में आएगा अच्छे से, बस धैर्य बना के चीजों को समझें। और हाँ, चलिए देखते हैं अब और क्या। तो यहाँ पर एक बात यह है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसमें अपवर्तन की घटना होती है। और अभी अभी हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट किए थे पहले, तो पहले हम लोगों ने पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन। चलिए एक बात हम लोग समझ लेते हैं जिसे हम कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का मतलब ये होता है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। तो दोनों लोग अपना समझ गए होंगे, यानी हमने ये समझा रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की उत्क्रमणीयता, है ना, हिंदी में अपना लिख लीजिएगा प्रकाश की उत्क्रमणीयता। आखिर क्या है ये समझते हैं। सबसे पहला काम, हमने कोई एक माध्यम ले लिया, ठीक है ना। तो ये एक माध्यम है, यानी ये जल है या कुछ भी डियर, आप इसे जो मन कहे आप वो मान सकते हैं। और ऊपर एक मीडियम है, हमने इस मीडियम को कहा ये मीडियम रेयर है, और जो ये वाला मीडियम है ये डेंसर है, अर्थात इसे हम बोलेंगे कि ये मीडियम सघन है और ये मीडियम क्या है, विरल। ये सब बातें हम बता चुके हैं। अब यहाँ समझिएगा, हमने कहा एक प्रकाश की किरण है जो यहाँ से आती है सीधे ऐसे, तो ये प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलेगी, प्रकाश ऋजुरेखी पथ पर गमन करता है ना। तो जब ये प्रकाश सीधी किरण में से जाएगा तो जब माध्यम बदलेगा तो ये अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, विचलित। तो इसका मतलब कैसे विचलित होगा, तो हमने पढ़ा था अपवर्तन का नियम। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पर डियर क्या डालेंगे, अभिलंब डालेंगे, है ना। और ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, पक्का। तो इसे हमने अभिलंब की ओर झुका दिया, यानी ये सीधे न जाके ये कुछ इस प्रकार चला आया, एकदम ठीक है ना। ये साहब कौन है, ये अभिलंब है।
ये आपकी आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। तो यहाँ आपतन कोण बनेगा तो अपन लोगों ने इसे क्या लिख दिया I, और ये अपवर्तन कोण है, इसे हम लोगों ने क्या लिख दिया R। अब ध्यान से समझो, पहले जब ये प्रकाश किरण सीधे जा रही थी तो अब याद करिए पिछली क्लास में हमने ये बात आपको पढ़ाई है। क्या पढ़ाया है भाई? कि अगर हम एक समतल दर्पण आपको दे दें, है ना, और इस पे एक प्रकाश किरण ऐसे आके टकराए तो ये कहाँ जाएगी? तो अगर ये समझना है कहाँ जाएगी तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पर क्या डाला करते थे? अभिलंब। और जितने कोण पे ये आएगी उतने कोण पर ये जाएगी, और इसे बोलते हैं आपतन कोण और इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। और ये नियम भी था कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में सदैव क्या होंगे? बराबर। अब देखिएगा, अगर मैं आपतन कोण का मान घटाते जाऊं तो जितना ये आपतन कोण होगा उतना ही ये परावर्तन कोण होगा। तो देखो एकदम कम हो गया तो ये भी एकदम कम हो गया, ये और कम तो ये और कम। कहने का मतलब अगर किसी दर्पण पर कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो इसका मतलब इसके लिए आपतन कोण का मान 0 है और परावर्तन कोण का मान भी 0 है। यानी ये सीधे आके टकराएगी और उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। डियर, इसको मैंने प्रकाश के परावर्तन में बेहतर तरीके से समझाया है, तो आप जाइएगा पिछली वीडियो देख लीजिएगा, आपका फायदा होगा। चलिए अब समझते हैं हमने यहाँ पर और क्या चीज़ें समझा। देखिए, तो अब हम चाहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, यानी हम ये चाहते हैं कि प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाए, रिवर्स हो जाए। तो अब देखिए क्या करेंगे, वापस करना है इसको, और अगर इसी दिशा में वापस करना है तो अभी अभी हम लोगों ने एक जुगाड़ पढ़ा। वो कौन सा जुगाड़ था? हम क्या करेंगे, एक समतल दर्पण लाएंगे और अगर उस पर कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित हो जाएगी तो आपने बताया अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो हमने यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा दिया। देखिए ऐसे हमने एक समतल दर्पण यहाँ पे लगा दिया, और जैसे ही हमने यहाँ पे समतल दर्पण रखा हमें ये देखने को मिलता है कि ये प्रकाश किरण उसी मार्ग में वापस लौट गई। और जब ये सीधे वापस लौटेगी तो ऐसे ऐसे झूम करके निकल दी, कोई बात नहीं, जाने दो। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे स्थिति नंबर 1, यानी अगर हम कंडीशन नंबर 1 की बात करें कि कंडीशन नंबर 1 क्या है, तो कंडीशन नंबर 1 में प्रकाश किरण रेयर वाले से डेंसर वाले में आ रही है, तो हमने इस माध्यम का नाम दे दिया माध्यम 1 और इसका नाम हमने दे दिया माध्यम 2। देख भाई, अगर तेरा मन कहे तो इसे बोल दे हवा और इसे बोल दे पानी, पर हम लोग स्पेशली नाम देने से अच्छा 1 2 दे देते हैं। अब यहाँ हवा, पानी, कांच कुछ भी होगा, सबका काम चल जाएगा। अब हम यहाँ समझेंगे क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल साहब क्या बताए थे, आइए मिल लेते हैं, स्नेल जी से भी मिल लेते हैं। स्नेल का नियम ये है कि प्रकाश अगर पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 या 2। और डियर अभी शुरुआत में ही मैंने बताया था ऐसे लिखते हैं, और फिर लिखते हैं यहाँ पे साइन, जिससे जाए और जिसमें जाए। तो जा किससे रहा है, माध्यम 1 से। पहले 1 से 2 में गई है ना प्रकाश किरण, तो 1 से 2 में गई तो आपतन कोण का मान कितना है I और अपवर्तन कोण का मान कितना है R। तो 1n2 बराबर हमें मिल गया, क्या मिल गया, साइन I बटे साइन R, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे अगर हम कंडीशन नंबर 2 समझें तो जब हमने यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा दिया जिस पे प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित हुई, तो प्रकाश किरण गई यहाँ टकराई और टकरा के फिर वापस चल दी, और जब ये वापस जाएगी यहाँ पहुँचेगी तो अब ये सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी, सेम पथ का अनुसरण करते हुए ऐसे निकल जाएगी। तो अब हमारे हिसाब से दूसरी स्थिति में क्या हो गया कि ये हमारा हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण, यानी प्रकाश किरण माध्यम 2 से माध्यम 1 में जा रही है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 2 से 1 में गई तो स्नेल का नियम क्या लगाएंगे, 2n1। नियम यही है, जिससे जाए और जिसमें जाए, तो 2n1। हाँ डियर, बताइए फार्मूला क्या लिखें, 2n1 बराबर जिससे जा रही है, इससे 2 से जा रही है तो साइन R लिखेंगे, और गई किस में है, 1 वाले माध्यम में, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, साइन I। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अगर अब हम समीकरण नंबर 1 और जो 2 है इन दोनों को हम आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। चलिए गुणा कर देते हैं, 1 × 2। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो लेफ्ट वाले का लेफ्ट में गुणा कर लेते हैं, राइट का राइट में, तो यहाँ हमें मिलेगा 1n2 और गुणे 2n1। देखिए हमने ऐसे लिख दिया, और बराबर इसका जो राइट वाला हिस्सा है वो है साइन I बटे साइन R और ये है साइन R बटे साइन I। अब ये कट गया और ये कट गया, तो हमें मिला 1n2 × 2n1 बराबर 1।
और इसी को हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, हम इसे 1n2 को लिख सकते हैं, ये गुणे में है, उस तरफ गया तो भाग में। अब कक्षा 1 में तो आप होंगे नहीं, है ना, तो ये आप न जानते होंगे कि पक्षांतर करने के बाद क्या होता है। तो ये उधर गया तो 2n1 हो गया, और 1 में होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आ तो गया होगा कि गुणे में है, उधर गया भाग में। अब क्या सीखेंगे यार? तो 1n2 बराबर आ गया 1/2n1। तो जब ऐसे कोई चीज़ लिखी हो तो हम ऐसे उल्टा करके लिख देते हैं, और इसी को हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। आइए देखते हैं फिर से एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा कुछ समझ लेते हैं। देखिए डियर, अगर कहीं 2n3 लिख दें तो अब आप समझ गए होंगे कि हम इसे लिख सकते हैं 1/3n2, है ना। अगर कहीं पर लिख दिया जाए, मान लो कुछ भी लिख दो यार, जो दिमाग में है, चलो 3n4 लिख देते हैं, इसे 1/4n3 लिख देंगे। तो आप बताइएगा अगर कहीं पे ऐसे लिख दिया गया हो कि ANG, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं डियर? 1/GNA, है ना। जब हम 1/, करेंगे इसे घुमा देंगे। जैसे अगर कहीं पे लिख दिया जाए, मान लीजिए ANW, तो हम इसे लिखेंगे 1/WNA, ठीक है ना। अगर कहीं लिख दिया जाए GNW, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चा? हम इसे लिखेंगे 1/WNG। तो सुनो, अगर कहीं पे कह दे कि WNG का मान 4/3 है, तो इसका मतलब GNW का मान, ये इसका उल्टा होगा ना, तो इसको उल्टा कर दो 3/4 फट से, ऐसे एक बार में उत्तर आ जाएगा। अगर कहीं पे लिख दिया जाए ANG का मान 1/4, ऐसे ये होता नहीं है, मैंने माना है, तो आप बता देंगे GNA का मान कितना हो गया? 4/1। दैट इज नॉट पॉसिबल, बट हमने माना है ना, हमने कहा चलो ठीक है कुछ भी लिख लो, 3/4 है, तो ये 4/3 कितना हो जाएगा? 3। कुछ भी लिखो यार, डिपेंड ऑन यू। बस मेरा मतलब ये है बताना कि सवाल में जो भी वैल्यू दी होगी, जब उसका हम रिवर्सिबिलिटी निकालेंगे तो बस अपवर्तनांक उल्टा करके लिख देंगे और हमें ऐसे बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का मतलब आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए इसको उतारिए आप, तो इस बात में हम थोड़ा कुछ और समझाएं। तो डियर, आपको ये हिस्सा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं ये आपको आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या करें यार, इतनी आदत नहीं है ना ऑनलाइन क्लास की, वीडियो बनाने की, तो थोड़ा ऐसा लगता है जैसे किसी काम की बड़ी हड़बड़ी सी मची हुई है ना। तो अभी इतना यूजुअल नहीं हुआ है हमारे लिए, ये सब बड़ा अजीब सा लगता है। तो बच्चे कहते हैं सर उतना मज़ा नहीं आ पाती ऑनलाइन क्लास में, बहुत बोरियत सी फील होती है। डियर, धीरे धीरे हम इस फॉर्म में ढल जाएंगे, बस थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त दीजिए बस। पर अब क्या करें, हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अपना बेहतर कर सकें, और बेहतर होगा। बस आप धैर्य बना के चीज़ें देखते रहें। लड़के कहते हैं कि सर क्या कहते हैं, अब जाने दीजिए, वो आपको भी लग रहा होगा, पर धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अभी थोड़ा बता रहे ना, अभ्यस्त नहीं हुए इन चीज़ों में, बड़ा ऑड लगता है अकेले पढ़ाना, अजीब सा। तो चलिए, पर प्रयास करते हैं इस क्रम में आगे। बड़ी शिकायतें मिल गई ना बीच में इस चीज़ की, जो लड़के कंटिन्यू पढ़ा करते थे उनके द्वारा। पर चलिए डियर, देखते हैं हम लोग कहाँ पहुँचे थे। तो हम लोगों ने रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को समाप्त कर लिया। अब उसके आगे का टॉपिक हम लोगों को समझना है। क्या है इसके आगे का टॉपिक? इसके आगे हम लोग एक बेसिक सा फंडा है, पहले वो समझ लेते हैं, बस ऐसे ही बिना किसी हेडिंग के कुछ उखाड़ना चाहते हैं। चलो आओ, देखो यहाँ क्या मिलना वाला है हमें। हमने कहा हमारे पास ये एक माध्यम है, ठीक है। देखो हम यहाँ क्या निकालना चाहते हैं, क्या प्रयोग करना चाहते हैं। अब ये कोई माध्यम है, देख के लग रहा है कि डेंसर मीडियम होगा, और ऊपर हमने एक रेयर मीडियम ले लिया। रेयर मतलब चलो हम यहाँ एयर ले लेते हैं रेयर के स्थान पे। तो यहाँ हमारे पास एयर है, यहाँ पे हमारे पास वाटर है, और यहाँ पर हमारे पास एयर है। यहाँ पर पुनः हमारे पास हवा है। तो हमने एयर वाले मीडियम को नंबर में 1 लिख लिया, वाटर को हमने 2 ले लिया। तो हम एयर को अब यहाँ देखो, पहले 1 फिर 2, यहाँ पर 3 ले लेंगे। नहीं, हमने एयर को 1 माना है, तो हमने इस मीडियम का नाम क्या लिया? 1। तो एक बार हमने जो एज्यूम किया है एक सवाल में, वही बार बार करेंगे। अब आगे देखिएगा, चलें देखिए हम यहाँ क्या करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि एक प्रकाश किरण सीधे आती है, तो ये सीधे तब तक बिंदास जाएगी जब तक कोई माध्यम ना आए, और जैसे ही यहाँ पर जल आएगा फट से ये अपना मार्ग बदलेगी। कैसे बदलेगी? पहला काम हमने बताया था कि हम लोग यहाँ पर क्या ड्रॉप करेंगे? अभिलंब। और इन सब चीज में तो कोई संकोच ही मत करना। जहां प्रकाश का परावर्तन हो, जहां प्रकाश टकराए या जहां प्रकाश का माध्यम बदले, वहां कुछ पूछना मत, पहले अभिलंब खींचना, उसके बाद फिर बाकी काम करना। और ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्यों झुक जाएगी? सब पढ़े हैं हम लोग। और फिर हम लोग इस पॉइंट पे देखो माध्यम बदल रहा है, अब जल से ये हवा में जाएगी, तो अगला काम हम क्या करेंगे? यहां पर भी हम लोग क्या ड्रॉप करेंगे? अभिलंब। और बताइए ये कौन सा माध्यम है?
हाँ बताइए कौन सा माध्यम है? सघन। और ये कौन सा माध्यम है? विरल। और जब प्रकाश किरण अगर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्या कहते हैं? ना ना, ये अभिलंब से कहाँ जाती है? दूर जाती है। इसका मतलब ये ऐसे चली जाएगी। अब यहाँ एक बात समझिएगा अच्छे से, हमें कुछ नहीं पता, किसी एंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हमने सबसे पहले क्या कहा, इस कोण को मैंने I1 माना है। देखो मैंने माना है, अपने से माना है, और इस कोण को मैंने R1 माना है। या ध्यान से देखो, ये रेखा और ये रेखा दोनों पैरेलल है, समांतर है, और ये एक तिरछी रेखा ऐसे काटी है। अगर आप यही बाहर निकालिए तो आपको पता होगा ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा? बराबर। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो घुमा दो डियर इसको ऐसे। ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होता है? बराबर। तो ये दो समांतर रेखाएं तिरछी रेखा काटी तो इधर वाला कोण इधर वाले कोण के क्या होगा? बराबर। यानी अगर ये कोण R1 है तो हम गारंटी ले सकते हैं ये कोण भी कितना होगा? R1। पर लफड़ा क्या है पता है डियर? लफड़ा ये फंसा के रखा है, ये कोण कितना होगा ये अपन लोग को नहीं पता। तो हमने मान लिया, हमने कहा चलो भाई दुनिया मान रहे हैं इसको भी मान लो। हमने कहा ये कोण कितना है? R2। बाकी आपकी इच्छा कुछ भी मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहां लगाएंगे स्नेल का नियम। देखिएगा हम यहां क्या समझना चाहते थे, आखिर इतना भारी भरकम चीजें क्यों कर रहे हैं भाई हम? ओहो ये क्या कर लिया, पर कोई बात नहीं। तो अब यहां पर प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में गई, सारी कहानी स्नेल के नियम से होगी, तो हम बार बार नहीं लिखेंगे, ये लिखा है गोची मोची करके स्नेल का नियम। यानी प्रकाश 1 से 2 में गया तो हम लगाएंगे स्नेल के नियम, क्या लिख दें? 2n1 लिख दें? ना ना, 1 से 2 में गया तो लिखेंगे 1n2 बराबर। यहां क्या है तो यहां लिखेंगे आप साइन I नहीं, साइन I1, और जिसमें जाए तो इसमें गया तो आप लिखेंगे साइन R1। समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ दीजिए। दोबारा क्या हुआ, प्रकाश किरण 2 से 3 में गई है? नहीं, 1 में गई है। 1 से 2 में, फिर 2 से 1 में, तो इसका मतलब जब हम फिर से स्नेल का नियम लगाएंगे तो 2 से 1 में आई है तो मैं लिखूंगा 2n1, और 2n1 बराबर अपन को क्या मिला? साइन। यहां देखो R1, यहां क्या लिखा है? साइन R2। ठीक है ना, इसको मैंने समीकरण नंबर 2 माना। अब एक काम हम लोग ये करते हैं कि हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक, जब हम समीकरण नंबर 1 और 2 का गुणा करते हैं, 1 इज मल्टीप्लाइड विद 2, तो हमें क्या मिलेगा देखना, 1n2 गुणे 2n1 बराबर, यहां लिखा है, क्या लिखा है? साइन I1 बटे साइन R1, और गुणे यहां लिखा है साइन R1 बटे साइन, क्या लिखा है डियर? R2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये हिस्सा कट गया, और अभी अभी मैंने एक कहानी बताई थी आपको, इसके बराबर मैं डायरेक्ट 1 लिख सकता हूं, पर अगर आपको तकलीफ है तो कोई बात नहीं, हम एक लाइन बढ़ा लेते हैं। हम 2n1 को 1/1n2 लिख सकते हैं। हमने बताया था रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, अभी बढ़ाया था पीछे, जस्ट पीछे, तो इसका मतलब मैंने इसको घुमा के लिख दिया। कुछ लोग कहेंगे ना ना हम इसे ना इसे घुमाएंगे, भाई घुमा दे, किसी को भी घुमा दे, तो मैं इसको लिख दूंगा तो 1/2n1 लिख दूंगा, और जब लिखूंगा तो ये भाई साहब कट जाएंगे, कोई बात नहीं, काट देंगे इन्हें। यहाँ साइन I1 और बटे यहाँ लिखा है साइन R2, इधर बचा 1, इसका यहाँ गुणा करा दो तो मिल जाएगा साइन R2 बराबर साइन I1। पहले गौर से देखिए, यहाँ कुछ हम लोग नियम कानून समझना चाहते हैं। हमें ये मिला, दोनों पक्षों में साइन साइन है, ये हट जाएगा, तुलना करेंगे तो हमें R2 बराबर क्या मिला? R1। सॉरी डियर, ऐसे गलती कराएंगे, ये I1 है तो यहाँ मिला I1। तो इसका मतलब ये हो गया कि I1 और R2 एंगल आपस में क्या है? बराबर। आइए मिलते हैं इन लोगों से। तो जो ये वाला एंगल है वो I1 है, जो प्रकाश किरण के द्वारा जल में प्रवेश करते वक्त बनाया गया था। कितना एंगल है? I1। और ध्यान से अगर आप देखें तो जो ये R2 है, ये पुनः हवा में जब प्रकाश किरण बाहर निकली है तब का कोण है। तो हवा से जब माध्यम में गई तो I1, और पुनः जब हवा में आई तो R2, और दोनों का मान आपस में क्या है? बराबर। यानी यहां से हमारे दिमाग में एक बात ये आई कि अगर किसी माध्यम से प्रकाश किरण जाती है, माध्यम वही है, तो जितने अंश के कोण पे वो उससे जाएगी, पुनः अगर वो उसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसी कोण पे आएगी। तो हमने क्या बताया, फिर से सुनिएगा गौर से,
कि जब अगर प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जितने कोण पे वो उसमें प्रवेश करेगी, जब वो उससे बाहर निकलने लगेगी तो उतने ही कोण से बाहर आएगी, तो जितने पे जाएगी उतने पे आएगी। समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहां से हमने ये एक कॉन्सेप्ट समझा, इसे आप जल्दी से राइट डाउन करिए तो इसका हम यूज आपको दिखाते हैं, है ना। तो हमें करना है इसका एप्लीकेशन, जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कुछ चीज़ हम लोग समझना चाहते हैं। चलिए आइए देखते हैं। इसे भी बिना किसी हेडिंग के हम लोग देखते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पर माध्यम बनाना चालू किया। सबसे पहले हमने एक माध्यम ले लिया, ठीक, ये भी कोई एक माध्यम है, जो भी माध्यम हो, डोंट केयर, है कुछ है, चलो जल है मान लेते हैं कुछ देर के लिए। ये पानी भरा है, पानी से कोई दिक्कत आप लोग को? वैसे बारिश खूब हो रही है ना, अच्छी बात है, बारिश होनी चाहिए। तो ये हो गया जल, और उसके पश्चात नीचे हमने एक मीडियम और ले लिया है। जो ये मीडियम है ये कांच है, थोड़ा इसको अलग टाइप से बना रहे हैं। कांच हम बना तो सकते नहीं, तो थोड़ा ऐसे बना दे रहे हैं कि मतलब लगे कि बस ये एक कुछ नए टाइप का मीडियम है ना। तो ये जो नया टाइप है अपना ये टाइप है कांच वाला टाइप, और ये कौन है? ये है जल। ऊपर रखा है हवा और नीचे भी क्या है? हवा। तो नामकरण ये वाला थोड़ा अच्छा नहीं लगता मेरे को, नाम रखो गिनती वाला नाम। इसे हमने 1 माना, इसे हमने 2 माना, इसे हमने 3 माना, इसे हमने 4 माना ना ना ना, इसे 4 नहीं, हवा को हमने 1 दिया है तो इसका भी नाम हम लोग 1 देंगे। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले एक प्रकाश कण सीधे ऐसे गई, यहाँ पे टकराई। जब ये प्रकाश कण इस पे टकराएगी तो ये हवा है, हवा नहीं पानी है बच्चा। तो इसका मतलब जब प्रकाश किरण अब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या ड्रॉप करेंगे? अभिलंब। अब ये भी मैंने पढ़ाया है। और प्रकाश अगर विरल से सघन में गई तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो ये अभिलंब की ओर झुक गई, लग रहा होगा। अब ये सीधे यहाँ तक जाएगी, लेकिन अब यहाँ पे फिर से माध्यम बदलेगा तो हम फिर से यहाँ पर क्या ड्रॉप करेंगे? अभिलंब। और ये प्रकाश किरण अब फिर देखो, ये है कांच की पानी, और ये क्या है? कांच, और पानी हो गया विरल और कांच क्या हो गया? सघन। हमने सघन विरल पहले लेक्चर में खूब समझाया है ना। इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पहला चैप्टर जो होगा उसमें खूब डिटेल में बात की गई है कि हवा और पानी में देखा जाए तो ये विरल है और ये सघन है ना। लेकिन अगर पानी और कांच में देखा जाए तो ये विरल बन जाएगा और ये सघन बन जाएगा। अपना टाइम बर्बाद करने का मूड नहीं है, तुरंत नहीं समझ में आ रहा है, पहले लेक्चर नंबर 1 देखो, फिर इसके बाद ये वीडियो आगे देखो। तो अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो ये भी अभिलंब की ओर झुक गई। और यहाँ फिर माध्यम बदलेगा तो यहाँ पर हमने फिर से अभिलंब डाला। अब ये प्रकाश किरण बताओ, ये कांच से हवा में जाएगी, इसका मतलब ये है सघन और ये है विरल। और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब के पास आएगी या अभिलंब से दूर जाएगी, तो ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर जाएगी। अब यहाँ देखिएगा, थोड़ा मजेदार बात है। क्या मजेदार बात है? हमने इस कोड को मान लिया कि चलो ये I1 है, तो सिंपल सी बात है, ये वाला कोड इससे अलग होगा, झुक गया है, तो ये R1 है। पर अभी मैंने बताया कि ये दोनों रेखा समांतर है, एक तिरछी रेखा काट रही है। अगर ये R1 है तो ये भी क्या होगा? R1। लेकिन ये R1 है तो ये R1 कतई नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों कोड अलग अलग होंगे। ये झुक गया है ना, तो हम लोगों ने इसे R2 मान लिया। और अगर ये R2 है तो पक्का ये भी R2 होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं, एक तिरछी रेखा काटी है। उम्मीद है आ रहा होगा। अब मजेदार बात यह है कि ये कोण कितना होगा, यही हमें जानना है। वैसे आपको क्या लगता है डियर कि ये कोण कितना होगा? आप सोचिए। अभी मैंने एक बात इसके पहले बताई थी, और वो इसीलिए बताई थी क्योंकि उसका इस्तेमाल यहाँ होना था। मैंने बताया था अगर कई सारे माध्यम एक के बाद एक हों और किसी माध्यम से अगर कोई प्रकाश किरण चले तो जिस कोण से वो उस माध्यम में प्रवेश करेगी ना, जो माध्यम में कोण बनाएगी जहाँ से वो चली थी, तो जब वो उस माध्यम में पुनः वापस आएगी तो वही कोण बनाएगी। तो हवा से आते वक्त अंदर जाते वक्त कितना कोण बनाया है? I1। तो जब ये हवा में दोबारा वापस आएगी तो भी ये कितना कोण बनाएगी? तो ये बनाएगी I1। यही बात हमें समझानी थी, और उम्मीद है समझ गए होंगे आप। देखिए ये एंगल वाला लफड़ा जिसको समझ में आ गया होगा उसे सब आ गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए हमने क्या किया। ये है हवा, ये है क्या? पानी, और ये क्या है? कांच, और ये क्या है? हवा। सबकी नंबरिंग कर दी 1 2 3 1।
फिर हमने ये देखा कि ये और ये अगर इन दोनों को देखें तो ये विरल है, ये सघन है, और प्रकाश अगर विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। लेकिन पुनः जब यहाँ अगर हम देखेंगे तो फिर ये बन जाएगा विरल और ये सघन, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। लेकिन जब ये कांच और हवा की बात करेंगे तो ये सघन और ये विरल, तो अभिलंब से दूर चला जाएगा। अब एंगल रखेंगे तो इसे हमने I1 माना, आपका माना थीटा मान लीजिए, ईटा मान लीजिए, जो मन के मान लीजिए, है ना। तो ये I1 तो ये झुक गया तो ये कम हो गया तो R1, लेकिन ये और ये बराबर होगा क्योंकि समांतर है। फिर झुक गया तो ये इससे कुछ कम हो गया और ये बराबर होगा, समांतर है, और जितने से आएगा उतने से जाएगा, इसका मतलब I1 तो ये भी I1। अब यहाँ करना क्या है, बस एक सूत्रीय कार्यक्रम, स्नेल जी का नियम। तो पहले हम लोग देखेंगे स्नेल के नियम से। मैं एक बार में लिख दे रहा हूँ, बार बार हर लाइन में नहीं लिखूंगा, स्नेल के नियम से, ठीक है। ये क्या लिखा है, स्नेल के नियम से, ठीक ठीक। तो पहले अगर देखें तो 1 से 2 में गया है तो लिखेंगे 1n2, और 1n2 बराबर क्या लिखेंगे डियर, तो जिससे जाए जिसमें जाए, तो यहाँ लिखेंगे sin I1 अपान sin R1, समीकरण नंबर 1। दोबारा 2 से 3 में गया है, यहाँ भी स्नेल का नियम, तो 2n3, जिससे जाए तो साइन यहाँ क्या बनाया है R1, और जिसमें जाए तो यहाँ R2, तो साइन R2। तिबारा देखा जाए तो 3 से 1 में गया है तो 3n1 लिखेंगे, और ध्यान से बताइए 3 से 1 में गया है तो जिससे जाए तो यहाँ क्या बनाया है साइन R2, जिसमें जाए तो कितना बनाया है साइन I1, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 2। हम करेंगे क्या, आप समझ चुके होंगे, हाँ एकदम सही वही करेंगे, समीकरण नंबर 1 गुणे 2 गुणे 3, और जब सबका गुणा करेंगे तो लेफ्ट वाले में लेफ्ट का, राइट वाले में राइट का, तो हमें मिला 1n2 गुणे 2n3 और गुणे 3n1, देखिए यही लिखा है। और इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ मिला है साइन I1 अपान साइन R1, साइन R2 अपान साइन, यहाँ देखिए साइन R1 अपान R2, सॉरी, तो साइन R1 अपान साइन R2, और फिर यहाँ है साइन R2 अपान साइन I1। शायद हमें लग रहा है ये हिस्सा आपको दिख न रहा हो, है ना, कोई बात नहीं, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन R1 अपान साइन R2 और गुणे साइन R2 अपान साइन I1। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए तो ये और ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। जब सारे भाई लोग कट गए तो देखिए उधर बचा कौन बचा है 1, तो हमने 2n3 को इधर रोक लिया, बस सजा के लिखना चाहते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, गंदा लग रहा है, इसको क्रीम पाउडर लगा देते हैं, थोड़ा जमने लगेगा। तो हमने 2n3 जब लिखा तो ये और ये हिस्सा उधर भेज दिया, तो 1 अपान 1n2 और गुणे 3n1 हमने ऐसे लिख दिया। पर सच में यार ये दिखने में बहुत बकवास लग रहा है, अब तो और ख़राब लगने लगा ना, तो इसे थोड़ा और सजाते हैं। ये 1 से स्टार्ट है, ये 1 पीछे का रखा है, इसको भी 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं हम, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिएगा अगर ये 1 अपान 3n1 लिखा है तो ऊपर भेज दें तो 1n3 हो जाएगा। अभी मैंने पढ़ाया था कि अगर कहीं पे लिख दिया जाए 3n1 तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 अपान 1n3, यानी कहीं लिखा है 1 अपान 2n3 तो ऊपर गया तो 3n2, उल्टा। इस हेडिंग का नाम था रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, एकदम सही, बहुत तेज हैं आप लोग, पढ़े हैं इसे। आइए, तो इनको ऊपर भेज दिया और नीचे 1n2 बचा है, तो ये क्या मस्त फार्मूला बन गया। अब इसे आप घूर के देखिए, डराइए इसे। देखिए यहाँ पे ये वाला हिस्सा ऊपर लिखा है और ये वाला हिस्सा नीचे लिखा है, और आगे हमने 1 लिखा है। देखिए इस चैप्टर की खासियत ये है ना बच्चा, एक फार्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, और उससे मजेदार बात क्या है, ये हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की क्लास, 12th की क्लास है ना। पर याद रखना ऐसे सवाले इस पे आधारित 12th में तो नहीं आती, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। पर अब बेसिक है तो क्या हुआ, हम छोड़ तो सकते नहीं ना, हम लोगों को एक एक पार्ट, एक एक हिस्सा कवर करना है, चाहे वो आसान हो और चाहे वो टफ हो, कितना भी टफ हो उसे भी पढ़ेंगे, है ना। बहुत होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, नंबर आप क्लासेस ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन परफेक्ट हम लोग पूरा चैप्टर समाप्त करेंगे, कोई भी बात होगी। तो जिसको लग रहा होगा ये बहुत इजी चल रहा है ना, वेट करो, अभी इसमें जब हम एप्लीकेशन पढ़ाएंगे ना तब मजा आएगी आपको, है ना, अच्छे से। पर ये भी अच्छी चीज़ है, जिसको नहीं आती उसके लिए तो कठिन ही है, तो सब बातें समझेंगे, बोर होने की बात नहीं है। वैसे हम इसको बोर हो जाते हैं बताते बताते, बड़ा आसान है ना। तो देखिएगा हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, और 2 का मतलब अपन लोगों ने किसको माना है भाई, जल को माना है, यानी वाटर, और n 3 मतलब कांच है यानी ग्लास,
तो WNG बराबर A मतलब क्या है, हवा है क्या, तो एयर, और N ये ग्लास होगा, और ये AN2 मतलब वाटर होगा। यानी मैं WNG को लिख सकता था ANG/ANW। एक फार्मूला मिल गया डियर हम लोगों को। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर लिया करेंगे। अब सोचिए, इधर आइए, देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर लिख दिया जाए GND, D फॉर डायमंड, हीरा, तो अगर GND लिखा है और इसके बराबर हमें फार्मूला लिखना है, तो पहले से पढ़ेंगे क्या, पहले ये बताओ। इसे हम पढ़ेंगे कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। तो अब इस पे सवालें जब आएंगी ना, तो हम सवाल से ही फार्मूला बना लेंगे। और कैसे बनाएंगे देखना, हम GND को क्या लिख सकते हैं, ये वाला हिस्सा ऊपर तो ND, और ये वाला हिस्सा नीचे तो NG। अब चाहो तो आगे A लगा दो, तो AND/ANG बना लोगे ना। अगर कहीं लिख दिया जाए 3N2, तो इसका मतलब समझ गए ना, N2 ऊपर जाएगा और N3 नीचे आएगा। कहीं लिख दिया जाए 2N, कुछ भी लिख दे यार, जो मैंने कहते रहा, छोड़ो भी ना। कहीं भी लिख दिया, अगर मान लो DGNP लिख दिया गया है मान लो, तो हम NP कहाँ लिख देंगे, ऊपर, और NG कहाँ लिख देंगे, नीचे। कहने का मेरे मतलब ये है कि ये वाला हिस्सा ऊपर और ये वाला हिस्सा नीचे जाता है। जब हम सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे तब, और अब आपके पास दो झुआ कन्फ्यूजन हो गया होगा, है ना, क्योंकि इतना कुछ इसमें पढ़ लिए हैं कि दिमाग का दही बन गया होगा। चलिए आइए, दही को खाया जाए, समझा जाए। देखो पहले, देखो इधर, मजाक बहुत हो गया, समझो। अगर मान लो मैं कहीं पर WNG लिख देता हूं, सिर्फ WNG, तो मैं ये जानना चाहता हूं मैं इसके क्या क्या इसे लिख सकता हूं। तो पहली बात तो ये कहना चाहता है कि प्रकाश जल से कांच में जा रहा है, इसका मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो पहला तो स्नेल अंकल कहेंगे, हम खुद ही आएंगे, यानी साइन I बटे क्या लिख सकते हैं, साइन R, यानी जिससे जाए और जिसमें जाए वहां जो भी कोड रहा होगा वो लिख देंगे। पहला तो ये लिखा जा सकता है। दूसरा मैं इसको ये लिख सकता था 1/GNW। तीसरा मैं इसे ये भी लिख सकता था कि जल में प्रकाश की चाल, यानी जल मतलब वाटर ना, हाँ, जल में प्रकाश की चाल और बटे कांच में प्रकाश की चाल। याद करिए, जब चाल लिखते हैं तो ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे, और अगर हमें इसे अपवर्तनांक के रूप में लिखना है तो हम NG ऊपर लिखेंगे और NW नीचे और आगे A लिखेंगे। तो सिर्फ इसी एक इकलौते व्यक्ति को, देखो हमने 1 2 3 4 रूप में बदलना सीख लिया कि नहीं सीख लिया, एक बार फिर से बताइए। ये उतार लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, हम उम्मीद करते हैं इसे आप उतार लिए होंगे। जैसे अगर मान लीजिए कहीं लिखा है 1N2, तो हम 1N2 को क्या लिख सकते हैं डियर, हम इसे लिख सकते हैं N2/N1, हम इसे लिख सकते हैं साइन I/साइन R, हम इसे लिख सकते हैं 1/2N1, हम इसे लिख सकते हैं माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो कंफ्यूजन एक चीज में आपका नहीं होना चाहिए, जब हम चाल के रूप में लिखेंगे तो ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, और जब अपवर्तनांक के रूप में लिखेंगे तो ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा। हमें लगता है आप इसे अच्छे से समझ चुके होंगे, है ना। तो आप इसे तुरंत फटाक से सफा उतार लीजिए, फिर देखते हैं आगे की बातें। चलिए देखते हैं इसमें और क्या क्या सवाल है, क्या क्या बातें हो सकती हैं। इस पे आपके किताब में जो भी सवाल है हाई स्कूल लेवल की, जो बेसिक सवाल है, उसे हम चैप्टर अंत जब करेंगे तब बताएंगे, सरली सवाल है। तो शुरुआत दमदार होनी चाहिए ना, मतलब मज़ा आ जाए कि हाँ कुछ पढ़ा है हम लोगों ने। तो चलिए इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे होगी। बेहतरीन सवाल एकदम, लेकिन उससे पहले हम कैसे सवाल को हल करेंगे उसके लिए कुछ एप्लीकेशन समझ लेते हैं, कुछ फार्मूले, कुछ तरीके। देखिएगा, जैसे अगर मान लीजिए कि हम स्नेल के नियम की बात करें, एकदम धैर्य से समझिएगा, ये भौतिकी है। अगर आपको समझ में आने लगी ना, तो आपका जो फेवरेट चैप्टर होगा, फेवरेट सब्जेक्ट होगा, वो भौतिक विज्ञान बन जाएगा। आप एकदम साइंटिस्ट बन के घूमेंगे। और अगर आपने इसमें झोल झाल कर दिया ना, तो पूरी ऑप्टिक्स आपकी कूड़ा हो जाएगी मिनटों में। इसीलिए स्टार्ट होती हैं जब चीज़ें इसमें, तो एकदम बेसिक से होती हैं, और अगर आप बेसिक क्लियर कर लिए तो मैं गारंटी कहता हूँ सबसे बिंदास और सबसे मज़ेदार जिसमें फील करने लगेंगे आप, वो चीज़ है भौतिकी, जो मज़ा देती है पढ़ने में। इसीलिए आप एकदम धैर्य से चीज़ों को समझिएगा, एकदम दिमाग बहकाइएगा मत। लगेगा बोर हो रहे हैं, पॉज करिए, अगले दिन देखिए, लेकिन पूरा आराम से एक एक क्रम से चीज़ों को समझिए। देखिए यहाँ पर क्या है, चीज़ें क्या है, समझिएगा। हम अगर स्नेल के नियम की बात करें तो आपने बताया था 1N2 बराबर
हम लिख सकते हैं साइन आई और बटे साइन आर, ठीक है ना। और मैंने एक खास बात ये बताई है कि सवाले अगर आप IIT की किताब उठा के देखेंगे, जो भी अनसॉल्व होगा या जो भी अच्छी ठीक ठाक किताबें आती हैं TMH की या बाकी जो भी होंगी, आई डोंट केयर किसी कौन सी किताब क्या कैसी है, पर अगर यहाँ पे अपवर्तनांक की बात देखेंगे ना तो सब के सब मोस्टली यहाँ म्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ऐसे सवाल में म्यू देख के हड़बड़ा नहीं जाएंगे, आप यन या म्यू दोनों को दिमाग में एकदम सेव कर लीजिए, चाहे हम यन बोल दें और चाहे म्यू बोल दें, कुछ आपको नया नहीं लगना चाहिए, है ना, नहीं आप डर जाएं कि अरे ये क्या हो गया कैसे हो गया। अभी दिखाते हैं, एक आध एग्जाम्पल करा देंगे इसमें का। 1n2 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी अभी मैंने लिखा था, मैंने बताया था मैं इसे n2 अपान n1 लिख सकता हूं, जहां पर अगर आपको याद हो। और स्नेल जी ये कहते थे कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो यहां पर एक कोण बना हुआ था, ये कोण I था, ये कोण R था, जिससे जाए जिसमें जाए कुछ ऐसा। तो यहां पर लिखा है साइन I और बटे साइन R। क्यों ना मैं इधर उधर तिर्यक गुणा करा दूं, जब इसका गुणा यहां कराऊंगा तो ये बन जाएगा n1 साइन I, और जब ये इधर जाएगा तो बन जाएगा n2 साइन R। यानी स्नेल का नियम लगाने का एक नया फंडा हमें मिल गया। पर आप एक बात के कंफ्यूजन में होंगे कि सर यहाँ पे आगे क्या लिखा है ना, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो लगभग निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो हवा के अपवर्तनांक वाले के बराबर होता है। जैसे हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक या निरपेक्ष यानी निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इनके दोनों के मान लगभग बराबर आएंगे। तो हम कुछ भी बोल दें चलेगा। तो अगर यहाँ मैं a लिखता या ना लिखता, निरपेक्ष कर देता तब भी सही है। तो 1n2 को मैं n2 अपान n1 लिखा, और मैंने यहाँ पर दोनों कैसे अपवर्तनांक का प्रयोग किया है, निरपेक्ष। और इसको मैंने कैसे लिखा अभी पीछे पढ़ा है हमने। तो जब अब हमें स्नेल का नियम लगाना हो तो पहला तरीका जिससे जाए जिसमें जाए करके जब कोण लिखेंगे बराबर करके साइन I अपान साइन R, तो जिससे जाए वहां वाला कोण ऊपर और जिसमें जाए नीचे, पहले ये कर सकते हैं। दूसरा स्नेल का नियम लगाने का तरीका आप ये सीख गए हैं कि जिस माध्यम से जा रहा है उसका अपवर्तनांक और उसमें जो कोण बनाया है उसके ज्या का गुणा कर देंगे, और जहां पहुंचा है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक और जो कोण बनाया है हम उसका आपस में गुणा कर देंगे। तो ये भी एक तरीका हो गया स्नेल का नियम लगाने का। अब बस यही समझना था। अब हम आते हैं मुद्दे पे। इतना भौकाल किस बात का भाई, है ना, वो फर्जी भौकाल बना रहे थे, ऐसा नहीं है, सवाल बेहतरीन है। हमारे पास अब तरीका इसमें क्या आएगा, एप्लीकेशन क्या आएगा, समझो। सपोज हमारे पास ऐसे कोई एक मीडियम है, मीडियम मतलब आप समझ रहे होंगे एक माध्यम है ना, और जो माध्यम है वो किस प्रकार है पहले ये समझिएगा। यहाँ से एक प्रकाश किरण कुछ ऐसे चली गई, ठीक, ये गई, तो यहाँ पे हम अभिलंब ड्रॉप करेंगे, और जो अभिलंब ड्रॉप करेंगे हमने कहा नीचे वाला जो माध्यम है वो रेयर है, यानी वो माध्यम जो है वो विरल है। लेकिन ये वाला जो माध्यम है ना, इसके माध्यम में झोलझाल है। क्या झोलझाल है भाई, ये ऊपर जाने पे इसका जो माध्यम है वो सघन हो जा रहा है, परत दर परत। क्या मतलब समझ में आया, हमने कहा ये ऊपर जाने पे सघनता इसकी बढ़ जा रही है, यानी ऊपर जाने पे यहाँ पे जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक जो है, चलो हम मान लेते हैं जो यन है, इसका मान इंक्रीज कर रहा है। ऊपर जाने पे अपवर्तनांक का मान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जब अपवर्तनांक बढ़ता गया यानी सघनता बढ़ती गई, तो ये वाली परत और ये नीचे वाली परत अगर देखें तो ये विरल है, ये सघन है। लेकिन अगर इसके ऊपर हम जाएंगे तो अब ये सघन ये विरल, ऊपर गए तो ये सघन ये विरल, और ऊपर गए तो ये सघन ये विरल, और ऊपर गए तो ये सघन ये विरल, है ना। यानी आपेक्षिक रूप से ऊपर जाने पे सघनता बढ़ती जा रही है। ऐसा किन जगहों पे पाया जाता है, गर्म प्रदेशों में, है ना। जैसे मान लो अगर यहाँ पे जहाँ मान लो रेगिस्तान होता और बहुत गर्मी पड़ने लगेगी तो जो सतह होती है नीचे की, जो बालू के संपर्क में होती है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे ज़मीन से मौसम ठंडा होता जाएगा। तो ठंडा होता जाएगा यानी वो सघन है, और जो गर्म हवा है नीचे वो विरल है, क्योंकि ठंडे वाले में वाष्प की मात्रा होती है। सोचो अगर किसी चीज़ में अगर कहीं हवा अकेले है और कहीं हवा में पानी भी घुल गया है, इसका मतलब वो सघन हो गया। तो गर्म प्रदेशों में नीचे की हवा विरल, और ऊपर अगर हम चलते जाएंगे तो मामला क्या होता जाएगा, सघन।
तो यहाँ वही वाला कंडीशन है। अब प्रकाश किरण अगर विरल से सघन में जाएगी तो ये अभिलंब की वजह से झुक गई, लेकिन ये परत पे फिर अभिलंब डालेंगे फिर झुक गई, झुक गई, झुक गई, झुक गई, झुक गई, ऐसे मुड़ती जाएगी। तो बाकी सब में एक बार में ऐसे मुड़ जाती थी, पर यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ मामला कुछ ऐसे हो गया कि प्रकाश किरण ऐसे गई और ऐसे मुड़ते मुड़ते ऐसे मुड़ गई। तो यहाँ देखिए एक कर्व बन गया। आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे, है ना। तो यहाँ पर ये ऐसे मुड़ गई और ये एक पाथ बन गया। अब इसी का हमसे पूछेगा फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज, और ये दमदार सवाल हो गई, है ना। अब इसमें मैथ लग गया, इसमें विज्ञान लग जाएगा, सब लग जाएगा, और ऐसी सवालें पढ़ने में मज़ा आती है भाई। तो हमने कहा चलो इसका अपवर्तनांक हमने μ1 दे दिया है और इसका अपवर्तनांक μ2 हो गया ना कंफ्यूज। जो μ2 होगा वो कभी एक शब्द में नहीं लिखेगा, यहाँ कोई एक बड़ी सी इक्वेशन लिख देगा और बताएगा इसी इक्वेशन के अनुसार ऊंचाई के साथ बढ़ने पे जो इसका मान है वो बदल रहा है। तो μ2 जो है वो वेरिएबल है, μ2 क्या है, वेरिएबल, बदल रहा है। अब आइए देखते हैं स्नेल का नियम अगर हम लगाएंगे तो कुछ कोड यहाँ बना होगा डियर, पक्का बना होगा। चलो मान लेते हैं, हमने कहा चलो यहाँ आई है, यहाँ पर जो कोड बना होगा चलो मान लेते हैं वो क्या है, आर है। मानने में क्या जाता है, तो जब हम लगाएंगे स्नेल का नियम μ1 तो यहाँ गुणा करेंगे साइन I1। अभी मैंने बताया था कि स्नेल का नियम हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि μ1 और साइन R1, जहाँ गया है तो μ2 और बगल में लिख देंगे साइन R2, हम ऐसे लिख देंगे। पर हमारे पास समस्या ये है कि हमें साइन R2 वाले में एक बात का लफड़ा है। R जो है ये कोण R, ये जो R2 है हमने लिखा है, या जो R लिखा है, चलो R लिख दो, 1 हटा दो यहाँ से, ठीक, I और R लिख दिया। जो R है वो फिक्स नहीं है, देखो यहाँ R का मान ये है, यहाँ जाने के बाद ये है, यहाँ जाने के बाद R का मान अभिलंब डालो ये है। तो R का मान धीरे 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 लगातार घटता जा रहा है, R का मान घटता जा रहा है। जब घटता जाएगा तो हमने यहाँ पे किया क्या, देखो पहले एक छोटा सा हमने सेगमेंट ले लिया। जब कोई चीज़ बदलने लगे ना, कोई चीज़ एकदम वेरिएबल टाइप की हो जाए तो हम करते क्या हैं, एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, पार्ट ले लेते हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं सेगमेंट, है ना। तो जो सेगमेंट लिया इसकी कुछ न कुछ लंबाई होगी, क्या होगी जाने दो। चलो हमने कहा छोटा हिस्सा है, इसकी लंबाई हमने dl ले लिया, क्या ले लिया, dl। और जो ये हिस्सा है इसे हमने dx कह दिया, और जो ये हिस्सा है हमने इसका नाम क्या रख दिया, dy। अब हम यहाँ करना क्या चाहते हैं डियर, अब हम यहाँ चीज़ों को निकालेंगे इस प्रकार। देखो अगर यहाँ देखो तो हम इधर से अभिलंब ये है, ध्यान देना अभिलंब ये है, तो कोण ये वाला बनेगा, है ना, यही कोण R बना है। तो थीटा के सामने वाला लंब और उसके बाद 90 के सामने वाला कर्ण, अगर नहीं आया तो मैं इसको यहाँ निकाल ले रहा हूँ। धैर्य से समझो, ये सवाल IIT के पेपर में आई हैं, तो ऐसे मजाक नहीं कि इसे एक बार में आ जाएगा, आराम से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। हमने कहा हमने यहाँ पर सेगमेंट लिया है, ठीक, ये छोटा सा हिस्सा लिया है, तो हमने इस पे अभिलंब ड्रॉप किया और ये कोण हमारा R है। तो अगर ये नीचे वाला हिस्सा dx है तो ये ऊपर वाला भी तो dx होगा, और जो ये ऐसे ऐसे लंबाई है इसे अपन लोग y मानते हैं, छोटा हिस्सा है तो मैंने इसे dy माना, और ये r है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं μ1 साइन I बराबर μ2 गुणे साइन R, तो R का मतलब ये कोण, और हम सब लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अरे बहुत पढ़ा होगा यार, लाल बटे कक्का पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया होगा। तो थीटा के सामने वाला लंब यानी ये हो गया dx, और बटे कर्ण, तो कर्ण ये हिस्सा है जिसे हमने dl लिखा है, तो हमने लिख दिया dl। अब यहाँ से लिखेंगे μ1 साइन I बराबर μ2 इंटू dx अपान dl मतलब कर्ण, तो ये है क्या, लंब, ये क्या है, आधार, और कर्ण तो पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी हम dl के स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं dy स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी लगाएंगे, तो यहाँ रख दो करड़ी में dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। ये हो गया सवाल हल करने का तरीका। पर आपकी तो ऐसी की तैसी हो गई होगी, मैं जानता हूं। पहले इस पॉइंट को आप आराम से उतारिए, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, फिर आप उसे देखते कैसे हल करेंगे। तो यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, पहले
कोई जल्दबाजी नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आपके जो यूपी बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं उन्हें आप आसानी से कर लेंगे। और ये सवाल आपके बोर्ड के पेपर में तो कतई नहीं आएगी, इसलिए आप धैर्य बनाएं। बस समझिए, अगर थोड़ा बहुत भी आ गया तो बेहतर है, वैसे आएगा डियर, थोड़ा बहुत नहीं पूरा आएगा। सवाल में कह रहा है कि फॉर म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, तो हमने एक बात कही थी ना, डरिएगा मत म्यू देख के, है ना, मामला पूरा सेम वही है कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम, फॉर क्या लिखा है, ग्रेजिंग इंसिडेंस एट y इक्वल टू 0। कोई बात नहीं, पहले सवाल देखिए, सामने आ जाएगा। यहां पर यह कह रहा है कि जो म्यू का मान है वो म्यू नॉट 1 प्लस वाई स्क्वायर है, यानी हम जैसे जैसे y का मान बढ़ाते जाएंगे जो माध्यम होगा उसका अपवर्तनांक बढ़ता जाएगा, यानी ऊपर जाने पे अपवर्तनांक बढ़ रहा है। ये वही सेम कंडीशन हो गई रेगिस्तान वाली, गर्म प्रदेशों वाली। और यही अगर बीच में मैं माइनस कर दूं, इसका मतलब ऊपर जाने पे अपवर्तनांक धीरे धीरे घट रहा है, या यही बटे में कर देता, यानी अपवर्तनांक ऊपर जाने पे धीरे धीरे घट रहा है। तब ये मामला हो जाता ठंडे प्रदेशों का, क्योंकि जहां ठंडे प्रदेश होते हैं, जहां बर्फबारी होती है, वहां नीचे का बर्फ जमा होने के कारण नीचे का मौसम, नीचे की हवाएं, ये पूरा ठंडा होगा। और ऊपर जाने पे हवा, नीचे वाली हवा की अपेक्षा कम ठंडी होगी। इसका मतलब नीचे ज्यादा ठंडा है यानी सघन है, ऊपर कम ठंडा है तो ऊपर जाने पे माध्यम धीरे धीरे विरल होगा, लेकिन यहां ऊपर जाने पे सघन हो रहा है। ठीक, अब आइए, एक शब्द यहां पर सवाल में लिखा है ग्रेजिंग इंसिडेंस। इसका मतलब ये होता है, जैसे ये ऊपर वाला माध्यम है, ठीक, ये वाला माध्यम है सघन, और ये वाला जो माध्यम नीचे जहां से प्रकाश किरण आ रही है वो क्या है, विरल। तो विरल से जब सघन में जा रही है तो कह रहा है प्रवेश करने वाली जो प्रकाश किरण है वो ग्रेजिंग इंसिडेंस पे है, यानी जो उसका आपतन है वो इसको एकदम लगभग स्पर्श करते हुए अंदर गया है। मतलब वो प्रकाश किरण लगभग ऐसे आई है, एकदम लगभग, यानी जब इस पे हम लंब डालेंगे तो ग्रेजिंग, दरमेसते हुए एकदम, यानी जो ये एंगल है ये लगभग 90 है। बात समझ में आया? तो आपतन कोण का मान लगभग 90 हो गया, और यहाँ ऊपर जाने पे जो म्यू है इसका मान बढ़ रहा है। और किस प्रकार बढ़ रहा है डियर, दिया है म्यू बराबर म्यू नॉट करड़ी में 1 प्लस वाई स्क्वायर। और जब ऊपर जाने पे अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा तो नीचे वाला विरल, ऊपर वाला सघन, तो हल्का झुकी, फिर झुकी 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 झुकी, तो प्रकाश किरण से मुड़ती जाएगी, तो इसका पथ ऐसे हो गया। और कह रहा है इसी रिफ्रैक्टेड रे का, देखो रिफ्रैक्टेड रे का हमें बताना क्या है, पाथ, यानी इसका समीकरण, पथ निकालना है, इक्वेशन ऑफ पाथ। दिख रहा है कि नहीं, इसका क्या समीकरण होगा। जैसे पैराबोला का समीकरण लिखना है तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इस टाइप का रूप होता है। वृत्त का लिखना होगा, दीर्घ वृत्त का लिखना होगा, तो ये भी एक आकार हो गया ना, पैराबोलिक टाइप की आकृति। कह रहा है उसी का इक्वेशन बताओ। चलो निकाल लेते हैं हम लोग, दिक्कत क्या है। तो पहले लगा देंगे हम लोग वो अपना सस्ता वाला नियम, स्नेल का नियम। तो क्या था, μ1 और साइन आई बराबर μ2 और साइन आर, नो लफड़ा, आराम से आएगा। अब यहां देखो μ1 का मान ये जो है ये पहले वाले माध्यम से उसमें जा रहा है, ठीक, ये जो भी रहा होगा देखते जाना अच्छे से। अब यहाँ ये μ1 जो था ये मान लेते हैं, चलो ये म्यू नॉट था, और साइन आई का मतलब जो यहाँ कोण बना है ये कोण कितना है 90, और बराबर μ2 यानी जो दूसरे माध्यम में गया है उसका मान हमने बोला है म्यू नॉट करड़ी में 1 प्लस वाई स्क्वायर। और साइन आर सबसे झमेलादार तो यही है, साइन आर, तो कोण यहाँ जो बना होगा आर, यही कोण बनता है ना। पहले यहाँ पर एक सेगमेंट लो अच्छे से समझने के लिए, नहीं आ रहा है दोबारा देखो, ये सेगमेंट ले लिया, छोटा सा लेते हैं, बड़ा इसलिए ले जिससे आपको दिखे, है ना। और इस सेगमेंट की लंबाई dl लिया, इस पे हमने अभिलंब ड्रॉप किया, इस कोण को r माना, इस दूरी को मैंने dx लिया, तो ये दूरी कितना हो जाएगी dy, तो ये dx, तो ये भी कितना हो जाएगा dx, और ये भी कितना हो जाएगा dy। तो जब हम लिखेंगे साइन r तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण मतलब यही dl, और क्या लिखेंगे लंब का मान बच्चा dx, और बटे कर्ण का मतलब dl, और dl का मान अभी मैंने निकाला था dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, पिछले सवाल में अच्छे समझाया था मैंने। अब ये देखिए म्यू नॉट से ये म्यू नॉट जो है ये कैंसिल हो गया, और हम सभी लोग जानते हैं कि जो साइन 90 है, साइन 90 का मान डियर कितना होता है 1, तो इसका मान 1 हो गया, हमने इसको इधर भेज दिया,
ठीक ना, डायरेक्ट। तो ये इधर आया तो बन गया dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। आधे बेचारे इस बात को लेके चिंतित हो गए कि ये सब कहाँ चला गया। अरे भाई ये तो खत्म हो गया, साइन 90 का मान 1 हो गया, 1 से इसमें मल्टीप्लाई किए यही आ गया। अरे तिर्यक गुणा करा दिया यार। अब इतनी हाईटेक सवाल पढ़ रहे हो तो ये बेसिक चीज़ें तो आती ही होंगी। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम दोनों पक्षों का यहाँ वर्ग करेंगे तो मेरे को मिला dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर बराबर 1 प्लस y स्क्वायर और बगल में dx का स्क्वायर हो गया। dx को स्क्वायर मैंने इधर भेजा, तो जब इधर आएगा तो dx स्क्वायर dy स्क्वायर बटे हो गया dx स्क्वायर बराबर 1 प्लस y स्क्वायर। इसे अलग अलग कर दो तो इसको इसके साथ लिखेंगे तो dx स्क्वायर अपान dx स्क्वायर, और इसके साथ अलग करोगे तो dy स्क्वायर अपान dx स्क्वायर बराबर 1 प्लस y स्क्वायर। अब ये समान सा कैलकुलेशन है और ये कट गया तो 1 प्लस dy अपान dx, दोनों पे स्क्वायर है तो मैंने इसे होल स्क्वायर लिख दिया और बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर। आप ध्यान से देखो तो ये और ये कट गया। एक कंफ्यूजन मत होना जो बदला अवकलन पढ़ा है कि ये d2y अपान dx स्क्वायर नहीं लिखा है, ये dy का स्क्वायर लिखा है। ये बात आप याद रखिएगा, नहीं d2y का मतलब कुछ और होता है, 2 बार अवकलन किया गया है, और dy स्क्वायर का मतलब कुछ और होता है, ठीक ना। ये सब मैं पढ़ाया हूँ अवकलन में और मैं ही पढ़ाया हूँ। आप जाइए प्लेलिस्ट में ये चीज़ मिल जाएगी आपको। बेहतरीन अवकलन पूरा समाप्त हो गया है, देखिएगा मजा आएगी। और जो ना आए उसमें आप बताइए कमेंट में, उसका जवाब जरूर मिलेगा। वो टॉपिक आपका हम जरूर कवर करेंगे समय मिलेगा तो यहाँ से हमें मिला dy अपान dx का होल स्क्वायर बराबर y स्क्वायर। भाई इसका स्क्वायर हटाओ, इसका वर्गमूल लो, देखो क्या मिलेगा। हमें मिला dy अपान dx बराबर वर्गमूल लिए तो इसका वर्गमूल क्या मिला y। तो क्यों ना एक काम करते हैं, y को इधर लाते हैं और dx को उधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा dy अपान y और बराबर वहाँ मिल गया dx। हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। जब हम छोटा सा सेगमेंट लेंगे तो पूरे का निकालना है तो कर देंगे समाकलन। अभी हम समाकलन पढ़ाने वाले हैं तो वहाँ हम बताएंगे समाकलन का काम क्या होता है। छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करके बड़ा करना हो तो हम क्या करेंगे, समाकलन। तो छोटा सेगमेंट लिए हैं, छोटा हिस्सा, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तो ये पूरे का निकल आएगा। तो हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाई वाई तो 1 बाई इंटीग्रेशन हो गया y लाग y, है ना। याद कर लीजिए कि 1/x का इंटीग्रेशन लाग x, 1/y का कितना हो जाएगा, लाग y। अब ये अवकल समीकरण है, जब पढ़ाया जाएगा तो आएगा। इसलिए मैंने कहा ना कि बेहतरीन सवाल है ये। देखो इसमें दमदार तरीके से मैथ लग गई और पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स, तो वही बता रहे हैं ना, सेगमेंट लेना तो ठीक ठाक सवाल इसमें हैं। वो हाई स्कूल की बच्चा सवाल की एक प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, फलाना का सापेक्ष ढमाका का सापेक्ष अपूर्णांक ज्ञात करो और निर्वात के सापेक्ष इसका अपूर्णांक ये है, इसका अपूर्णांक वो है। क्या घनघोर मजाक है यार। वैसी सवालें तो आप अपने आप से कर सकते हैं, मेरी क्या जरूरत है ना। पर हम फिर भी वो पढ़ाएंगे, पर सवालें सही मायने में ऐसी होती हैं और एग्जामिनर हमेशा ये पसंद करता है कि सवाल आपको वो दी जाए जहां एक साथ आपके कई ज्ञान का पता चल सके। अब ये सवाल वही बंदा कर पाएगा जिसे ढंग से चीज़ों का मतलब पता हो, सघन बिरल पता हो, स्नेल का नियम पता हो, है ना, अपूर्णांक लगाना पता हो, उसे अवकलन आता हो, है ना, यहाँ डेरिवेटिव मानना ना सेगमेंट, उसे इंटीग्रेशन आता हो, तब जाके वो कर पाएगा। ये कहने का मतलब अवकल समीकरण आता हो। तो कई चीज़ें आप जानेंगे, एक सवाल में कई चीज़ों के बारे में पता चल गया, इसीलिए सवालें ऐसी चुनी जाती हैं पेपर में। आप ध्यान दीजिए, बस आएगा। dx का इंटीग्रेशन हो गया x, dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया बच्चा लोग, x। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम समझें तो प्लस यहाँ पर हमने लिख दिया c, ये हमें मिल गया समीकरण। जो ये c है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। जब हम सवाल हल करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा उसमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमें मिल गया y बराबर, या हमें मिल गया लाग y बराबर x प्लस c, ये इसी का समीकरण हो गया और यही हमारा आंसर है। अगर आप चाहें इसे तो यहाँ से हटा सकते हैं y बराबर e की पावर x प्लस करके, तो ये एक्सपोनेंशियल टाइप का कर्व मिल जाता। तो इच्छा आपकी। अब इसमें बहुत सारी सवालें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे और चाहो तो यहाँ y का मान 0 रख के आगे भी हल कर सकते हो, ठीक। इक्वेशन लिखना है, इतना परफेक्ट है, ठीक। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के सवाल आप कर लेंगे, घर पे प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को समझिए और जहाँ तक हो सकेगा हम ये चाहेंगे कि आपकी क्लास कंटिन्यू रहे। ये बीच बीच में जो 3 हफ्ते का ब्रेक आ गया या कुछ ऐसा हो गया, ऐसी समस्या ना आए। और इसके लिए हम अब क्या करें, हम चाहते नहीं थे ऐसा, पर ऐसा हो गया।
चलिए ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे आगे और लगभग कई चीज़ें ख़त्म करेंगे। आप घर पे पढ़ें, समझें चीज़ों को, जो ना आए वो हमें एकदम बेझिझक बताएं। और कोई दिक्कत लगे, कोई कमी लगे, दिखने में कोई समस्या, और मेरे अंदर तो कुछ ना कुछ तो कमी होगी, ये भी मैंने बताया ना, मैं थोड़ा सहज नहीं महसूस करता, बड़ा सीरियस हो जाता हूँ, या जो भी मामला हो जाता होगा मैं समझ ही नहीं पाता। तो जो आपको लगे आप ज़रूर बताएं, हम वो कमी, वो गलती स्वीकारेंगे और सुधारने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।